हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इस वीडियो को एंड तक आप देखना मत भूलिए, क्योंकि इसमें मैं व्हाइट बोर्ड पे जाके आपको कंपैरिजन बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि होता क्या है, आजकल हम एक दूसरे को देख के अपना डेस्टिनेशन, अपना कंट्री या कोर्स या कॉलेज चूज करते हैं। मेरे हिसाब से वो राइट अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी अपनी होती है, एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो आपको एनालाइज करना है अपनी प्रोफाइल को देख के कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए सूटेड हूँ या मैं कनाडा के लिए सूटेड हूँ। क्योंकि इस टाइम पे दोनों कंट्रीज इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, बट कहाँ पे जाके, पहली बात, कहाँ का वीज़ा आपको मिल सकता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि पढ़ना तो बाद की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एडमिशन और वीज़ा लेना। तो उस हिसाब से आप ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिए। और मेरी आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसी फैमिलीज को भी ये चीज़ समझने को मिले कि हमारे लिए कौन सा कंट्री या कौन सी इंस्टीट्यूट बेटर है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि आज हम ये एनालिसिस करेंगे कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए कि कनाडा करना चाहिए। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है, स्पेशली मैं अगर अपनी एनालिसिस कैसे करता हूँ, मैं जो इंक्वायरीज़ आती हैं उससे हम एनालिसिस करते हैं कि किस कंट्री की इंक्वायरीज़ ज़्यादा आ रही हैं, हमारी वीडियोस पे किस कंट्री की वीडियो पे इंगेजमेंट ज़्यादा है, किस कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो वो चीज़ों से हमें पता चलता है कि इस टाइम मेजॉरिटी जो एंगेजमेंट है, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए सोच रहा है, या बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई मेक अ वीडियो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही एक कंट्री है जहाँ पे आपको जाना चाहिए या जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज नॉर्थ इंडिया के लिए, जैसा आप सभी जानते हो, कनाडा हमेशा से ही नंबर 1 डेस्टिनेशन रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो कंपैरेटिवली कम है ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 2, ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो कनाडा में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा है। और जो लॉन्ग स्टे के चांसेस हैं वो कनाडा में, मतलब जिसे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 100% ही है, विच इज़ नॉट द केस इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से जो मोटिवेशन है स्टूडेंट्स की शुरू से ही, या पेरेंट्स की, वो हमेशा से ही कनाडा की तरफ रही है। बट पीछे क्या हुआ, ड्यूरिंग द पेंडेमिक कनाडा IRCC, जो ICRC है, IRCC जो कि इनकी एम्बेसी है, so somehow they could not manage the flow of the applications by giving the results on time, or maybe stopping the visa filing for some time, like जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा कि हमारे बॉर्डर्स बंद हैं, तो अभी तो ऑब्वियसली बॉर्डर बंद थे, तो ना ही यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर रही थी और ना ही एम्बेसी में फाइल्स लग रही थी। बट ऐसा कनाडा के केस में नहीं था। तो वो रेगुलरली they never said that you cannot submit the application, so applications were being taken, और डिसीजन मेकिंग में देरी हुई, और कुछ ऐसी अफवाहें आई कि जी कोई सिस्टम है जस्ट टू क्लियर द एप्लीकेशन। वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि रैंडमली एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, कहीं ना कहीं लोग थोड़े से जिसे कहते हैं तंग आ गए थे कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग को लेके। और उसी टाइम पे नवंबर दिसंबर में ही ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि लो जी, हम खोल रहे हैं दिसंबर में, और एक तो बॉर्डर खोल दिए, दूसरा उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आके जो उसको पार्ट टाइम काम करने की फैसिलिटी है, हम उसको फुल टाइम यानी कि 40 आवर पर वीक दे देंगे। तो वो एक इंसेंटिव दे दिया स्टूडेंट्स को। दूसरा इंसेंटिव ये दे दिया कि उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स
मास्टर्स के लिए 3 साल का कर दिया, और इवन जो वेट सेक्टर जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग बोलते हैं, जो सिर्फ डिप्लोमास हैं जहाँ पे पहले वर्क परमिट नहीं हुआ करता था, उसमें भी वर्क परमिट दे दिया। तो इससे क्या हुआ, जो कॉस्टिंग एनालिसिस था स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया में लोग यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है कि फ़ीस ज़्यादा है, तो उनको लगा कि अब जैसे वेट सेक्टर में डिप्लोमास के लिए भी जो उन्होंने वर्क परमिट कर दिया, तो वाई नॉट, बिकॉज डिप्लोमा में फ़ीस जो है वो ऑलमोस्ट जितनी फ़ीस कनाडा में होती है उतनी फ़ीस है डिप्लोमास में। बट अब क्वेश्चन ये है कि फाइलें तो लोगों ने लगा दी डिप्लोमास में, तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट उसमें वीज़े आएंगे? तो उसके लिए ये एनालिसिस मैं सारा कर रहा हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स पे हमें दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और मैं आपके सामने ये सारे पैरामीटर्स दूंगा, उनका कंपैरिजन दूंगा, देन इट विल बी अप टू यू या आपकी फैमिली पे कि आपको अपने बच्चे को या आपको खुद को किस कंट्री में अप्लाई करना है। तो लो जी, ये हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। इधर हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को और इधर हम लेते हैं कनाडा को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन लेवल्स। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स 2 लेवल पे जाता है। वन, जिसको हम ओनली डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेट सेक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। इसमें कौन से कोर्स आएंगे? डिप्लोमा, अच्छा इससे पहले चलो डिप्लोमास हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, खैर ये डिप्लोमा से पहले आता है। एडवांस डिप्लोमा हो गए, ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गए। अगर सिर्फ यही कोर्स करने बच्चा जा रहा है तो उसको हम वेट सेक्टर के अंदर गिनेंगे। दूसरा जो लेवल है वो है हायर एजुकेशन। इसके बारे में आपको मुझे लग रहा है काफ़ी पता चल गया है, जैसे मैंने बोला। इसमें अगर स्टूडेंट जा रहा है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, तो ये जो कोर्सेज में अगर आप जाते हो तो ये जो कोर्सेज हैं ये हायर एजुकेशन में गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में 90% स्टूडेंट जाता है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। आप में से काफ़ी लोगों को ये शायद ना पता हो कि वोकेशनल कोर्सेज में और हायर एजुकेशन कोर्सेज में फ़र्क क्या है। वोकेशनल कोर्सेज होते हैं बेसिकली टू मेक यू जॉब रेडी, जो कि एक स्पेसिफिक स्किल आपको करवाते हैं। तो जितने भी कनाडा में जाते हैं बच्चे डिप्लोमा लेवल के लिए, पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा, उसके बाद पीजी डिप्लोमा, उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो वोकेशनल में आते हैं। और 90% जो स्टूडेंट है कनाडा को इन्हीं प्रोग्राम्स में एडमिशन लेता है, और 10% स्टूडेंट जो है वो डिग्रीज करने जाता है। जो एसोसिएट डिग्री है वो भी इसी में आएगी, एसोसिएट डिग्री। अब ये डिग्री कौन सी होगी? बैचलर्स हो गई, मास्टर्स हो गई, पोस्ट बैचलरेट जिसको बोलते हैं, ये भी हो गई। तो ये प्रोग्राम्स में 10% बच्चे जाते हैं। क्या कारण है? फीस प्लस ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। यहाँ पे एक तो फीस कम है, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ स्टडी जो है वो 1 से लेके मैक्सिमम 3 साल तक होती है। जबकि अगर बच्चा यहाँ पे डिग्री के लिए जाता है, बैचलर के लिए, तो 4 साल की है, मास्टर्स 2 साल की है, ये भी 2 साल की है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अब हम इसके बाद कि इनमें वीज़ा सक्सेस क्या है, ये तो हो गया। ये वीज़ा सक्सेस पे हम चलो आ जाते हैं इस पे, वीज़ा सक्सेस पे, इस वाले साइड पे। वेट कोर्सेज में 60 to 70% ही वीज़ा सक्सेस है, नॉट मोर देन दैट। ये हायर लेवल भी उसके लिए है अगर आप टेफ में, यानी कि गवर्नमेंट टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन कोर्स के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हो। अगर आप सिंपल कॉलेजेस में लेते हो तो ये 50% तक चला जाता है, इवन इफ आपका स्कोर ठीक है।
हायर एजुकेशन में जो सक्सेस रेट रहता है वो रहता है 90% प्लस। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे एसडीएस में अगर आपकी फाइल लगी है तो सक्सेस रेट है 90%, अप्रोक्सीमेटली 90% प्लस। नॉन एसडीएस में आज की डेट में तो मैं कहूँगा 10% भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने पीटीई से लगाई है फाइल तो अगर 60 प्लस स्कोर है तो मिलेगा वीज़ा, नहीं तो नहीं आता। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट पैरामीटर जो कंपेयर करना है वो है एडमिशन। इसमें एडमिशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, नो प्रॉब्लम। इफ यू क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप किसी भी एनी इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाई कैसे करते हो, एकेडमिक्स प्लस आपका आइल्स या पीटीई स्कोर पे। तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इवन इफ यू क्वालिफाई, एडमिशन इज अ चैलेंज। बट देन क्या ये उतना बड़ा चैलेंज है, यानी कि क्या इसके ऊपर हम थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं? चैलेंज क्यों है कि मैंने सैनिका में ही जाना है, मैंने हम्बर में ही जाना है, मैंने शेरेडियन में ही जाना है, मैंने लैम्पटन में ही जाना। अगर आप एक कॉलेज स्पेसिफिक होके चलोगे तो हो सकता है यहाँ पे एडमिशन में चैलेंज आ जाए, चाहे आप क्वालिफाई भी करते हो। बट अगर आप कॉलेज स्पेसिफिक या प्रोविंस स्पेसिफिक नहीं हो देन देयर इज नो चैलेंज। अगर आप प्रोविंस और कॉलेज को लेके एडामेंट नहीं हो तो यहाँ भी कोई चैलेंज नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगी आपके जो कोर्स आप करना चाहते हो उसमें। हम आगे चलते हैं आइल्स। यहाँ पे आइल्स में मैं एक एवरेज कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे ने डिप्लोमा के लिए जाना है तो 5.5 विद 5B एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ कॉलेजेस में डिप्लोमा 6 विद 5.5 भी हो जाते हैं। बैचलर्स के लिए जाना है तो 6 ईच या 6 विद 5.5 में भी आप जा सकते हो, डिप्लोमा D2D जिसे बोलते हैं। मास्टर्स के लिए भी प्री मास्टर्स में आप 6 विद 5.5 पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पे आइल्स 6 ईच ही चाहिए। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस ने कनाडा में रिक्वायरमेंट अपनी 6 ईच कर दी है। वो क्यों कर दी है? बिकॉज दे नो देयर इज नो पॉइंट डूइंग सो मच एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, ऑफर लेटर जनरेट करो, फिर सारा वीज़ा फाइलिंग LOA ये वो फीस आएगी, फिर क्योंकि वीज़ा लगने के चांसेस नॉन मतलब अगर 6 में ओवरऑल 6 है, एक में 5 है, 5.5 है तो नहीं है तो वो रिफंड करो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसको हम इसी पे कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके आइल्स 6 ईच नहीं आ सकते तो कनाडा आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि उससे नीचे फाइल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमने आइल्स पे भी कर लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिगेस्ट चैलेंज क्या है यहां पे, जो आज की डेट में बच्चा फेस कर रहा है। गैप, फंड्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, GTE। ये GTE का जो भूत है, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां पे इस तरह का कोई चैलेंज नहीं है। आपके पास फीस देने के पैसे होने चाहिए, GIC देने के पैसे होने चाहिए, ऑफर, ये पेमेंट, LOA, वीजा सबमिशन, नो हैसल। कहाँ से आए कहाँ से गए कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको हो सकता है 8 से 10 लाख रुपए में आपका वीज़ा आ जाए 1 सेमेस्टर फी पे करके। यहाँ पे जो खर्चा है आपका 15 से 16 लाख होगा, बट इसमें 1 साल की फीस होगी और 1 साल का लिविंग होगा। उसके बाद
एक और सबसे बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, वो है वंस रिफ्यूज्ड नॉट एक्सेप्टेड अगेन। n number of times वीजा फाइलिंग, आपका एक बार रिफ्यूज हो गया, दूसरी बार लगा सकते हो, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार लगा। सो हियर यू स्टिल हैव अ चांस टू री रिप्रेजेंट योर केस, बट इन दैट केस you unfortunately do not have a chance to re-represent your case। और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है हमारे लिए, द बिगेस्ट इंडिकेटर, लॉन्ग स्टे। ऑप्शन अगर इसको लेके चलें, ये तो इसमें एवरेज है, इसमें वेरी हाई है। लॉन्ग स्टे से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपने अपनी फाइल को प्रोसेस करना है, चाहे आप कनाडा के लिए करना चाहते हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए करना चाहते हो। और मैंने कल वीडियो बनाई थी कि कनाडा में मैंने 14-15 कॉलेजेस के बारे में बोला था कि अगर आप इनमें अप्लाई करोगे तो तो हम अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ले रहे हैं। तो एक ऑफ़र दी थी मैंने, तो नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, जी कनाडा में तो वीज़े ही नहीं आ रहे, एसडीएस के थ्रू भी नहीं आ रहे। देखो ऐसा है, हो सकता है आपने एसडीएस में अप्लाई किया हो, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैंने पहले ही बोला कि 90%, बट हाँ, आप ओवरऑल पूछोगे किसी भी कंसल्टेंट से, अगर आपके एसडीएस कैटेगरी में आप हो तो आपके चांसेस वीज़ा के बहुत हाई हैं। हाँ, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल ही बहुत बुरी है, गैप ही इतना है कि जिसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता, फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो उस केस में ठीक है, वो तो स्टूडेंट को भी पता है। बट अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, एवरेज भी है, अब देखो एक एकेडमिक की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स चाहिए, यहाँ पे साला फंडा ही नहीं है ये, सॉरी आई बेग योर पार्डन फॉर यूजिंग दिस। तो यहाँ पे ये पंगा ही नहीं है, ड्राइंग है, फिजिकल एजुकेशन है, कुछ भी किया है, डजेंट मैटर, यू कैन गो इन एसोसिएट ऑफ आर्ट्स। आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में एडमिशन लेके जा सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज वेयर with very simple subjects also you can get admission and you can get your visa also. But here offer letter will be challenge if you do not have academic score. Visa success rate in vocational is not very good. Visa success rate in vocational in SDS अपना category very good. Tuition fee in higher education on a higher side. ट्यूशन फ़ी ऑब्वियसली 90% जो स्टूडेंट वोकेशनल में है रीजनेबल, 15, 16, 17, मैक्सिमम 19,000। देन यू कैनॉट अप्लाई वंस यू आर रिफ्यूज्ड, यू कैन अप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स। GTE बिगेस्ट कल्प्रिट इन ऑस्ट्रेलिया, देर इज नथिंग लाइक GTE। यू गेट द ऑफर लेटर, पे द फीस, पे द GIC, बैंग ऑन, एप्लीकेशन सबमिटेड। सो ये चीज़ें थी जो मैं, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को देख के ही अपना डिसीजन बनाते हैं। और मैं शुरू से ये बोलता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को देख के, अपने सर्कमस्टांसेस को देख के, अपनी हर एक चीज़ को इंडिविजुअली एनालाइज करो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको किस कंट्री में जाना है, और उसके बाद अपनी रिसर्च शुरू करो। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस, बिकॉज शुरू में एकदम इन्फ्लक्स आ गया, वो लोगों ने कुछ पैकेज सिस्टम किया जिस वजह से सारों की एप्लीकेशंस डिले हो गई हैं। नाउ एवरीबडी हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो आई होप ये कहीं ना कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। यू आर द बेस्ट जज। आपने खुद सोच के एनालाइज करना है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो अच्छे कॉलेजेस में आपने किसी भी स्टेट में जाना है, वी आर देयर टू हेल्प यू, प्रोवाइडेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं। कनाडा अप्लाई करना है
तो ये जो 15 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में दी थी, आप देख सकते हो, उसमें वी आर नॉट चार्जिंग एनी रजिस्ट्रेशन फीस। उसके अलावा कहीं पे भी करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। एंड माई बिकॉज the thought came in my mind to make this video, the comparison, at the midnight. तो मैंने सोचा first thing in the morning I'll have to make this video, and let's see if it helps some of you, if not everyone. So thank you so much.